6 तारीख दो बड़े वाकयात होने वाले हैं। 6 तारीख को डेडलाइन किसने और क्यों दी है? आफाक अहमद ने क्या अल्ताफ हुसैन को दावत दी है 12 अप्रैल की या नहीं दी है? अल्ताफ साहब जो मुत्तहिदा लंदन या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर मेरे इस मौक़िफ़ से एग्री करते हैं। कामरान खान टेसोरी के नाम एक सर्वे, तहलका अंगेज सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है? और बीएनपी के धरने के हवाले से महारंग बलोच की टीम क्या सोच रही है? एक अंदर की एक्सक्लूसिव खबर हम आपको शेयर करने वाले हैं बलूचिस्तान के हवाले से। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, आपसे बहुत अहम दरख्वास्त ये कि प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डरिए मत, झिझकिए मत, अब तो ईद भी गुजर गई, कोई लापता नहीं करेगा, बटन ज़रूर दबाइए। आइए, इससे पहले कि मैं आपको बड़ी और अहम खबरों की तरफ इतला दूं, मेरे पास एक बड़ी ही तहलका अंगेज खबर आई है और वो खबर एक्सक्लूसिव, अभी तक आपके पास कहीं पर भी मौजूद नहीं होंगी। बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से एक बहुत अहम खबर आपके सामने शेयर करनी है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख 3 अप्रैल है, लेकिन 4 अप्रैल को यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा दिन भुट्टो की बरसी के हवाले से तो है ही, लेकिन इस हवाले से ज़्यादा अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कि कैनाल में क्या हो रहा है उस हवाले से गुफ्तगू करेगी। मगर हुआ यह है कि धरने में हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त, यानी कि वो धरना के जो इस वक्त बलूचिस्तान में कोयटा से 30 किलोमीटर दूर लखपास पर मौजूद है, वहाँ पर हमारे कुछ दोस्त वहाँ पर गए हैं और उन्होंने हमें कुछ ताज़ा तरीन मालूमात शेयर किए। उस मालूमात के मुताबिक जो डेडलाइन दी गई थी अख्तर बलोच की तरफ से कि आज यानी कि 3 तारीख को वो ऐलान करेंगे और 4 को वो धरने के लिए निकलेंगे, वहाँ पर कोयटा की तरफ मार्च करेंगे। इत्तलात हमारे पास ये आ रही है कि उनके मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और अब उन्होंने वो डेडलाइन 6 तारीख तक बढ़ा दी है। अब वहां से जो जमीनी हकायक हमें मिले उसमें एक बड़ी तहलका अंगेज खबर यह मिली है कि आखिर महारंग बलोच की यकजहती कमेटी, यानी बलोच यकजहती कमेटी बहुत दूर अजला में, यानी कि अगर वो कोयटा में, अगर तो छोड़िए आप, अगर वो पंजगूर में भी और उससे ज़्यादा तुरबत में भी, और अगर उससे आगे आप चले जाएं तो जिस कोने तक भी आप चले जाएं वहाँ पर भी अगर वो खिताब करती है तो उसके मजमे में हज़ारों लोग मौजूद होते हैं, और अगर वो कोयटा में किसी बड़े एहतजाज की कॉल देती है तो हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं। सवाल ये आता है कि आखिर क्या वजह है कि अख्तर मेंगल साहब का जब जलसा होता है तो रात शाम के वक्त वहाँ पर लोग आते हैं और उनकी तादाद तकरीबन 5 से 6 हज़ार के करीब होती है, लेकिन उसके बाद जब शाम गुजर जाती है तो जो लोग अख्तर मेंगल साहब के साथ आए हुए हैं वर्ड से, वहाँ पर तकरीबन उनकी तादाद 600 से 800 के दरमियान रह जाती है। तो आखिर क्या वजह है कि बलोच यकजहती कमेटी इनके साथ उस तरीके से बिल्कुल साथ शामिल नहीं है? अगर बलोच यकजहती कमेटी इसके साथ शामिल होकर अगर मुकम्मल तौर पर इनके साथ देती है तो इस मजमे की तादाद कई गुना बढ़ सकती है और इसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब यहाँ 2 बड़े अहम सवालात उठते हैं कि आखिर बलोच यकजहती कमेटी की जो अहम रहनुमा और महारंग बलोच की बहन ने वहाँ पर खिताब ज़रूर किया है और एक दिन पहले यानी कि तीसरी ईद के दिन बुध के रोज़ वहाँ पर शिरकत भी की और वहाँ खिताब भी किया, मगर इनकी वो अक्सरियत या वो तादाद नज़र नहीं आ रही और फुली तौर पर बिल्कुल साथ मिलकर इसको आगे को मूव नहीं कर रहे। अब सवाल क्या है यहाँ पर? दूसरी बात, क्या अगर 6 तारीख को ये अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इस सारी सूरत हाल में जब 6 को ये आगे बढ़ेंगे तो उस वक्त क्या बलोच यकजहती कमेटी उनके साथ मौजूद होगी या नहीं होगी? 2 सवालात हैं और इन दोनों सवालात के जवाब मैं आपको देने वाला हूं आगे चलकर। और सूरत हाल ये हुई है, अब हमारी जादूगरनी ने हमें बहुत अहम इतला दी है। उन्होंने ये कहा है कि बलोच अगर आप अख्तर मेंगल साहब को देखिए तो अख्तर मेंगल साहब की जो शोहरत थी और अख्तर मेंगल साहब की जिस तरीके से कमांड थी
بلوچستان کے اندر اب وہ کمانڈ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے اور عوام کی ایک بڑی تعداد اس وقت بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ساتھ ہے. وہ جو مقبولیت اختر جان بلوچ صاحب کی تھی, اختر جان مینگل صاحب کی تھی, وہ اس وقت موجود نہیں ہے. یعنی کہ جو ایک آپ یوں سمجھیے کہ اس وقت آپ ایم کیو ایم پاکستان والا حال سمجھیے. ایم کیو ایم پاکستان کے پاس اس وقت سیٹس ضرور موجود ہیں لیکن عوامی اکثریت اس طریقے سے موجود نہیں ہے. اور پچھلے دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ جو تقسیم تھی اس پر میں آگے چل کر بات کرتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان پر کیا گفتگو ہوئی اور کس نے طنز کیا ہے, اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ اب جو بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس کے کئی ممبران سے گفتگو ہوئی ہے ہمارے بہت ہی قریبی جادوگرنیوں کی اور میری بھی. ہوا یہ کہ اختر جان بلوچ پر اس وقت ٹرسٹ نہیں کیا جا رہا ہے اور ٹرسٹ نہ کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا اختر جان بلوچ صاحب اس وقت یہ جو دھرنا دے رہے ہیں وہ اپنی مقبولیت کو دوبارہ سے حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یا پھر اختر جان بلوچ صاحب اس وقت کسی کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں اور انہیں فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ہاں البتہ انہیں کوئٹہ آنے سے روکا جا رہا ہے, تو کیا یہ کہیں سے پلانٹڈ ہے؟ تو ایک شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ اختر جان بلوچ صاحب اب تک جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی موومنٹ تھی اس کے اندر بیانات کی حد تک تو نظر آئے لیکن ان کی جماعت اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی. تو ایک شک کا اظہار کیا جا رہا ہے, اسی لیے فلی طور پر کسی الائنس کے طور پر یعنی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اختر مینگل صاحب کا الائنس اس طریقے سے موجود نہیں ہے اور یہ دونوں علیحدہ علیحدہ موو کر رہے ہیں. اور ہاں لیکن بلوچ یکجہتی کمیٹی نے ابھی تک اس دھرنے سے مکمل علیحدگی کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس پر صرف ایک سمبولک وہاں پر اپنی پریزنٹیشن دے رہے ہیں. اب اس صورتحال میں اختر جان بلوچ پر جب ایک شک کی نگاہ بھی دوڑائی جا رہی ہے اور ایک طرف کہا بھی جا رہا ہے کہ اس کے تھوڑا بہت ساتھ بھی چلا جائے, تو اب اگر یہ کوئٹہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر بلوچ یکجہتی کمیٹی ان کے ساتھ اس طریقے سے شامل نہیں ہوتی تو پھر کیا صورتحال ہوگی. 7 دن ان کو ہو چکے ہیں, اب انہوں نے 6 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی ہے یعنی کہ 9 تاریخ ہو جائیں گے. 10 تاریخ تک جب ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے ہیں, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جب شام کا وقت ہوتا ہے تو دیگر لوگ ارد گرد سے لوگ آ جاتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر صرف یہ 700 یا 800 کی تعداد کوئی ہم میکسیمم سمجھیں, میکسیمم جو ان کے ساتھ ہے, وہ 10 دن تک ان کے اندر پوٹینشیل کتنا ہوگا کہ وہ وہاں پر دھرنے کو آگے بڑھا کر کوئٹہ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں ان کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی لازمی طور پر ضرورت پڑے گی جو تاحال ابھی تک نظر نہیں آ رہی ہے جب تک کہ ان کی صورتحال آگے کیا بنتی ہے. دوسری طرف ڈاکٹر مالک سے یعنی کہ جو بڑے اہم رہنما رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بھی رہے ہیں اور نیشنل پارٹی کے ظاہر بڑے کرتا رہتا رہے ہیں, اب وہ بھی ان سے بھی رابطہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے. تو اب ہمارے سورسز, ہماری جادوگرنی ہمیں اطلاع یہ دے رہی ہے کہ اس وقت بلوچستان کے اندر, کوئٹہ کے اندر صورتحال یا اس کے ارد گرد میں صورتحال یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ایک جانب ان پر شک کی نگاہ بھی دوڑا رہی ہے لیکن دوسری طرف ساتھ بھی چل رہی ہے, مگر مکمل طور پر بلوچ یکجہتی کمیٹی ابھی تک بی این پی کے ساتھ نظر نہیں آ رہی ہے ان تمام بیانات کے بعد. اب آئیے اگلے سوال کی طرف اور اگلے خبر کی طرف جو بڑی کچھ خبریں دینے والا ہوں. اب 6 تاریخ کا اناؤنسمنٹ ظاہر انہوں نے کیا ہے اور 6 تاریخ کا ہی اناؤنسمنٹ کر دیا ہے آفاق احمد صاحب نے بھی, اور آفاق احمد صاحب نے 6 تاریخ کا اناؤنسمنٹ کیا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر اپنے آفس باقاعدہ کھولنے کے لیے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ آفاق احمد صاحب کا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پہلے آفیسز نہیں رہے. 1992 میں اگر آپ دیکھیے تو ان کے آفیسز ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کھلے تھے لیکن ایم کیو ایم کے عروج کے بعد وہ ڈسٹرکٹ سینٹرل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, متحدہ قومی موومنٹ جو تھی اس کے 97 وغیرہ میں آنے کے بعد ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ان کے آفیسز آہستہ آہستہ ختم ہو گئے تھے اور پھر 2002 کے بعد تو ان کے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آفس رہے نہیں. لیکن البتہ 2014-15 کے اندر انہوں نے پھر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آفس کھولنے کی کوشش کی تھی. 2018 کے الیکشن کے اندر انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر باقاعدہ انتخابی مہم چلائی تھی اور 2024 کے الیکشن کے دوران بھی انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر آفس کھولا تھا. لیکن اب یہ باقاعدہ ایک آفس کھولا جا رہا ہے اور اس آفس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو تنظیمی امور ہیں وہ وہاں سے اب چلائے جائیں گے اور آفاق احمد صاحب خود وہاں پر بیٹھیں گے. ماضی کی روایات یہ رہی ہے کہ ماضی میں اگر اس طرح کی کوششیں کی گئی تو وہاں پر بڑا ایک خونی تصادم کی کیفیت پہنچی. تو کیا اس بار بھی ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر کوئی بڑا تصادم کی کیفیت ہوگی یا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ اپنا کوئی بڑا شو کرنے میں کامیاب ہوگی؟ اب یہ ہے سوالیہ نشان. کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان
डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर आफाक अहमद साहब की एंट्री को रोकने की कोशिश करेगी या आफाक अहमद साहब वहां पर ज़्यादा मजबूती के साथ अपने पांव रख सकेंगे? ये वो सवालात है जिस पर देखना है। अब जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का अनाउंसमेंट किया है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आफाक अहमद साहब की हुई थी उसमें एक सहाफ़ी ने सवाल ये पूछा कि आपने जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक और दीगर जमातों को भी दावत दी है, तो क्या आप अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी दावत देंगे या नहीं दावत देंगे? अच्छा, अब यहां पर आकर रुक जाइए, आगे चलकर बताता हूं, लेकिन चलिए सुन लीजिए। अच्छा, अब यहां पर आकर आफाक अहमद साहब से यह पूछा गया कि क्या आप उन्हें दावत देंगे या नहीं देंगे। जब इनसे दावत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए हम पाकिस्तान के अंदर रहकर जद्दोजहद करने की बात करते हैं। अगर आफाक अहमद साहब पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब अगर पाकिस्तान में स्ट्रगल करते हैं तो और हम बिल्कुल उनको दावत देंगे और बिल्कुल हम कहेंगे, हमने अगर सब सारी सियासी जमातों को दावत दे रहे हैं तो उसमें भी दावत देने पे कोई उनका इनकार नहीं है। अल्ताफ़ साहब जो मुत्तहिदा लंदन या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो अगर मेरे इस मौक़िफ़ से एग्री करते हैं कि महाजिर कौम को महाजिर हुकूक़ की जद्दोजहद पाकिस्तान के जोग्राफ़ी में रहकर करनी चाहिए, तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस शहर में जो हम अपनी नाराज़गी का इजहार करने और इस शहर में अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करने जा रहे हैं, उसमें वो हमारे इस मौक़िफ़ की हिमायत करें। क्या कोई बाकायदा दावत जाएगी या नहीं जाएगी? अच्छा, इस मरहले को हम देखेंगे ख़ास तौर पर उस वक्त के जब सुन्नी तहरीक और जमात इस्लामी या दीगर की तरफ अगर आफाक अहमद साहब ने बात की तो उनकी तरफ अगर जाते हैं तो फिर अल्ताफ़ हुसैन साहब को दावतनामा अगर दिया जाता है तो उनकी शिरकत होगी या नहीं होगी, ये एक अगला सवाल है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी जादूगरनी इस हवाले से कोई ख़बर का उनसर लेकर आए। अब इन्होंने दावत दी है तो अगले प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि ये आपको डिटेल के साथ बता सके कि क्या ये दावतनामे सारी सियासी जमातों को अगर जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी जाएंगे, और अगर जाएंगे, अगर सारी सियासी जमातों को जा रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी जाएंगे, और फिर अगर जाएंगे तो फिर क्या रिप्लाई आएगा? ये सवाल असल वहाँ पर खड़ा होगा और इसको हम आगे चलकर देखेंगे कि यह खबर का अंसर बनता है कि नहीं बनता, क्योंकि इस खबर के आने के बाद यकीनी तौर पर कैफियत मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएगी। अच्छा, इस हवाले से क्योंकि आफाक अहमद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात तो वाज़ेह हो गई कि कामरान टेसोरी साहब की जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का अनाउंसमेंट ऐलान था कि वो करवाएंगे, उसके बारे में अब शकूक पैदा हो गए। अच्छा, अब एक बड़ा अहम दो बातें मैं आपको उससे बहुत अहम करने वाला हूं जो आगे आपको खबर भी दूंगा मैं उसमें। अब नुकता यह है कि यहाँ आफाक अहमद साहब का, इस तरह मैंने कहा कि उनको दावतनामा नहीं दिया गया था, लेकिन एक सर्वे करवाया है सिटी न्यूज़ 021 ने। अच्छा, काफ़ी मकबूल प्लेटफार्म है फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर इनकी, मैं समझता हूँ कि कराची का सबसे बड़ा चैनल तस्वुर किया जाता है। अब उसमें एक सर्वे किया गया, उस सर्वे की रिपोर्ट हम आपके सामने रखते हैं। उस सर्वे में कहा गया कि एक डंपर के हवाले से इसमें सवाल ये पूछा गया कि कामरान टेसोरी साहब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का अनाउंसमेंट किया है, तो आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त कौन ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने डंपर के हवाले से ज़्यादा तेज़ी के साथ आवाज़ बुलंद की? अच्छा, उसमें कई नाम हैं। उसमें नाम है कामरान टेसोरी साहब का, सबसे पहले नाम है, उसके बाद उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम है, उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम है, आफाक अहमद साहब का नाम है, और फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का नाम है। उसमें हैरत अंगेज़ तौर पर जो कराची की आवाम ने वोट कास्ट किया है, कराची की आवाम का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो वोट कास्ट किया है वो आफाक अहमद साहब की फेवर में किया, और तकरीबन 5000 से ज़्यादा वोट, जो एक बड़ा सर्वे कहलाता है जिसमें आफाक अहमद साहब की हिमायत में वोट पड़े। अच्छा, अब मैं तसव्वुर ये कर रहा था कि कराची की आवाम जो है वो ज़्यादा वोट कास्ट करेगी दूसरे मरहले पर या पहले मरहले पर कामरान टेसोरी साहब को, लेकिन कामरान टेसोरी साहब का मुझे देखकर नतीजा बड़ा हैरत हुई, और ये नतीजा मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ। अगर इस नतीजे को आप देखिए तो इसमें आपको ये नज़र आएगा कि आफाक अहमद साहब ने लीड ली है बड़ी, और दूसरे नंबर पर आ रहे हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, यानी कि जमाते इस्लामी सेकंड नंबर पर आ रही है कि जिसने डंपर के हवाले से बात की। जबकि अगर आप कामरान टेसोरी साहब को देखिए, उन्होंने बारहा स्टेटमेंट दिए, डंपर से जो शख्स जहांबाक हुए, जो बच्ची का वाक़या पेश आया, उनके घर गए, कब्रिस्तान गए, लेकिन आवाम क्या समझ रही है, ये बड़ा सवाल है। और आप इस सर्वे को देखिए तो इसमें बहुत कम वोट आपको नज़र आएंगे इस हवाले से कि कामरान टेसोरी साहब के हवाले से। और हैरतअंगेज़ तौर पर MQM पाकिस्तान, यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो या मुस्तफ़ा कमाल साहब हो, ऐसा लग रहा है कि आवाम की तवज्जो इस अहम मसले से की तरफ जिस तरीके से है, उतनी ही लाइल्मी इन सियासतदानों की तरफ से है।
बिल्कुल ना होने के करीब वोट हासिल किए इन्होंने, यानी कि इतने बड़े पोल के अंदर जहां 10,000 से ज़्यादा लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, उन 10,000 में से सैकड़ों में भी इनकी तादाद मौजूद नहीं, और इनकी और मुर्तज़ा वहाब साहब यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो ये बड़ी हैरतअंगेज़ बात है। एमक्यूएम के लिए लम्हा फ़िक्रिया, एमक्यूएम से जब इस हवाले से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा जनाब हम सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आ रहे लेकिन वैसे नज़र आ रहे हैं। देखिए इस वक्त आपका एक ओपिनियन बिल्डिंग है। आपको, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब एमक्यूएम पाकिस्तान का मर्जर हुआ तो मुस्तफ़ा कमाल साहब हो या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो बार बार कहते थे कि अब जो भी जंग लड़ी जाएगी वो मोबाइल दिखाकर कहते थे इससे लड़ी जाएगी, और इस वक्त भी एमक्यूएम पाकिस्तान उस पर बुरी तरीके से नाकाम नजर आती है, और जो नाकामी है उनकी वो सर चढ़ कर बोल रही है। कराची के शहरियों का मतलब अगर ये बात देखिए कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब उस लिस्ट में बहुत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और ये आपको ये नतीजा ये आपके सामने मौजूद है, ये मेरा बनाया हुआ नतीजा नहीं है, एक अवामी सर्वे। और इसमें आप ये भी नहीं कह सकते कि ये सर्वे किसी एक सियासी जमात का है, क्योंकि इसी चैनल पर मैंने देखा है कि मुख्तलिफ एमक्यूएम ने भी अक्सर लीड लिए, इसी चैनल पर मैंने देखा है कि इशरतुल इबाद ने भी एक वक्त में लीड ली है, जमात ने भी लीड लिए, तहरीक इंसाफ भी लीड ले चुकी है। तो ये तो अलग अलग अवामी सर्वे, इस सर्वे को ज़रा गौर से समझना चाहिए और इसे आपको दीवार पर लिखा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि जो कुछ अब फेसबुक पर लिखा जाता है वो समझिए कि वही दीवार पर लिखा जाता है। ये एक बड़ा एक अहम नुकता है। अच्छा, अब आइए अगली खबर की तरफ। यानी कि कामरान टेसोरी साहब, अभी तक कामरान टेसोरी साहब ने अनाउंसमेंट नहीं किया है कि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ये कब बुला रहे हैं। हमने इस हवाले से बाहरा राब्ता करने की कोशिश की कि जनाब हमें कोई तारीख मिल सके, तो मेरे इल्म के मुताबिक या मेरी जादूगरनी जो आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब तक कोई डेट फाइनलाइज नहीं हो सकी है, और इसमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही जा रही। अब हमारी एक रिपोर्ट सामने, एक सहाफ़ी ने एक रिपोर्ट ये दी है कि जनाब कामरान टेसोरिया का जो अगर APC अगर होगी भी तो उस पर कुछ सियासी जमातों को नहीं बुलाया जाएगा, और उसमें एक नाम आफाक अहमद साहब का भी। ये तो हैरत अंगेज़ तौर पर एक सर्वे क्या कह रहा है और फिर वहाँ पर से रिप्लाई क्या आ रहा है, ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। अब आइए अगली खबर की तरफ और अगले नुक्ते की तरफ। ये बहुत सारी खबरें मैं आपको दे रहा हूँ, वक्तन बहुत सारे सिलसिलों का मैं आपको ख़बरों से के बारे में आगाही भी दे रहा हूँ कि क्या मामला चल रहे हैं और किस तरीके की सूरत हाल पेश आ रही है। कुछ लोगों ने ये बात कही कि जनाब इमरान जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की सूरत हाल चल रही है, तहरीक इंसाफ में इस वक्त गुरूबंदियाँ अपने उरूज पर पहुँच रही है। हैरतअंगेज़ तौर पर अली अमीन गंडापुर इमरान खान साहब से मिलकर आते हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा से मिलकर आते हैं, और मिलकर आने के बाद अगले 10 मिनट के अंदर ये खबर लीक होती है कि वहाँ पर इमरान खान से ये बात कही गई कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करें या ना करें, या हमें इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की मशरूत इजाज़त दी जाए। अब ये खबर या तो इमरान खान रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर अली अमीन गंडापुर कर सकते हैं, या वो लोग कर सकते हैं जो इसे देख रहे हों। आप समझ गए ना मेरी बात, जो लोग देख रहे हों कि यहाँ पे मीटिंग में क्या हो रहा है। अब ये खबर ऐसी है कि ये मवाद वो खुद रिलीज़ नहीं कर सकते, सही है। अब यह मवाद ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से किसी को दिया होगा कि हमें अब अथॉरिटी मिल चुकी है और अली अमीन गंडापुर दोबारा से उस हैसियत में आना चाह रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला ये आ रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ बुरी तरीके से तकसीम नज़र आती है, और इस तकसीम को देखते हुए आपको हैरत होगी कि जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उन्होंने एक तंज़ किया, और उन्होंने तंज़ ये किया कि जनाब इस वक्त तहरीक इंसाफ का हाल भी एमक्यूएम की तरह का हो गया है, जिसके 2 चैप्टर हैं, एक एमक्यूएम पाकिस्तान और एक एमक्यूएम लंदन। ये मैं नहीं कह रहा, ये किसने कहा है? फैसल करीम कुंडी ने कहा है। तो इसी तरीके से तहरीक इंसाफ के भी 2 चैप्टर हो गए, एक तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और एक तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ में सिर्फ 2 चैप्टर नहीं है, इस वक्त बहुत सारे चैप्टर शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ ग्रोहबंदियाँ, मुख्तलिफ लोग अपने आप को उस दर्जे पर बैठाना कि जनाब हम किस सतह पर मौजूद हैं, ये सारा सिलसिला शुरू हो चुका है। तो क्या तहरीक इंसाफ की कोई डायलॉग्स या कोई नेगोशिएशन, कोई बातचीत इस सतह पर है कि फैसल ये जो इस वक्त अली अमीन गंडापुर हैं वो इसको किसी नतीजे पर पहुंचा सकते हैं? मैंने इस हवाले से कुछ जादूगरनियों से बात की, मतलब जादूगरनियाँ, वो जादूगरनियाँ कि जो बहुत बाखबर हैं, सही है, वो बहुत बाखबर हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि फ़िलहाल जो पाकिस्तान की मुतल्लिका हुक्काम हैं, या जो जिसे पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता है, उनकी तरफ से इस तरह की कोई ग्रीन सिग्नल मौजूद नहीं है कि खान की रिहाई या खान से मुज़ाकरात के मामलात को आगे पहुंचाया जा सके। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड नहीं, सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैंने जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, और उनके रवाबित ज़ाहिर है मैं एक छोटा आदमी, मेरे रवाबित उस तरीके से मौजूद नहीं है, लेकिन जिनके रवाबित मौजूद हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि फ़िलहाल आप अगले 3-4 महीने तो छोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि ईद के फ़ौरन बाद वो कोई बड़ी तहरीक शुरू करने की तरफ जा रही है, तो मुझे उन्होंने एक और बात बताई, ये तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद एक जादूगरनी ने मुझे बताया
کہ فی الحال اس مہینے تک تحریک انصاف مکمل طور پر خاموش رہنے کے فیصلے پر ہے اور کوئی بڑا اناؤنسمنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا. مئی کے اندر اگر ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے, لیکن ابھی نظر نہیں آئے گا. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ آپ کو عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈلر ہے وہ بھی آپ کو کمزور پڑتا ہوا نظر آ رہا ہوگا, اور اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق اور خاص طور پہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق آپ کو اس طرح کی گفتگو سنائی نہیں دے رہی ہوگی. تو عمران خان اس بات پر کچھ حد تک راضی نظر آتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے جو اسٹیبلشمنٹ پر اور خاص طور پہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف پر جو تنقید کرتے ہیں اس سے بیک کیا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ جب عام طور پر سیاسی جماعتیں اس طرح کی کسی ڈیل کی طرف جاتی ہیں تو کوشش کرتی ہیں کہ اپنے ماؤتھ پیسز کو یا خود چپ ہو جائے. تو وہ چپ ہو رہی ہے, تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کوئی خام کے کوئی مذاکرات یا معاملات آگے کی طرف طے ہو چکے ہیں؟ تو میرا جواب فی الحال یہی ہے کہ تاحال اس میں کوئی بڑی تیزی آپ کو نظر نہیں آتی, اور تحریک انصاف میں آپ کو یہ خوشخبری فی الحال ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے زمینی حقائق کے مطابق. دیکھیے, ہم زمینی حقائق کے مطابق چلتے ہیں. ایک وقت تھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ بہت زیادہ سپورٹ تھی اور تحریک انصاف کی چاندی لگی ہوئی تھی. اس وقت تحریک انصاف کے لیے وہ مواقع موجود نہیں. ہاں, تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کے لیے وہ مواقع موجود ہیں, یعنی ان کے وزراء آرام سے کر رہے ہیں, ایم پی ایم این ایز آرام سے رہ رہے ہیں. لیکن آپ اگر پرٹیکولر خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں گے, خان صاحب کی رہائی کے معاملات پر کوئی نیگوسیشن یہ لوگ ان کی کوئی کامیاب ہو سکے گی, تو میرا نہیں خیال کہ یہ نیگوسیشن کامیاب ہو سکے گی. اس کی وجہ ہے جو میں نے آپ کو پروگرام کی ابتدا میں کہا کہ ماہرنگ بلوچ کی گرفتاری ہے, لیکن اس کے پس پردہ اگر آپ دیکھیں کہ ان کی کمیٹی اختر جان مینگل پر اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کرتی ہے. لیکن اختر جان مینگل کم از کم اس حد تک کہ ایک پروٹیسٹ, ایک دھرنے کے طور پر وہاں ضرور موجود ہے. تحریک انصاف اپنے رہنما کی رہائی کے لیے یعنی خان صاحب کی رہائی کے لیے اب تک کسی ایسے دھرنے کو حتمی شکل نہیں دے سکی کہ کم سے کم اتنی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہو جو کہ کسی بھی جگہ پر اسپاٹ کے طور پر موجود ہے. تحریک انصاف نے چڑھائی کا سلسلہ تو ضرور کیا, لیکن ان چیزوں کو پرولونگ نہیں کر سکی ہے, جس کی وجہ سے اس کی انرجی بھی بہت زیادہ لوز ہوئی ہے. تو اب تحریک انصاف کو اس انرجی کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پھر کسی ایونٹ کا انتظار کرنا پڑے گا, جو تحریک انصاف کے لیے فی الحال ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. آگے مل جائے بہت بڑی بات ہوگی, بہت اچھی خبر ہوگی, لیکن تاحال ایسا نظر نہیں آ رہا ہے. اگلے 15-20 دن کے اندر پھر کیا صورتحال ہوگی یہ وقت بتائے گا. لیکن خان صاحب نے خاموش رہ کر اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ میرے لیے گفتگو کی جائے. اب وہ گفتگو آگے کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی, ہماری جادوگرنی یہ کہتی ہے کہ فی الحال نہیں ہوگی. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.